गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर लाइव एपिसोड ऑफ आवर शो जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी सारी बातें, कुछ नए और कुछ पुराने मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं और आपकी बुद्धिमत्ता का थोड़ा सा विकास करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज हम काफी गर्मा गर्म मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। एक तरफ तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं की बदतमीजियां मध्य प्रदेश में, एमपी में तेज हो गई है। और हम कुछ ट्रेंडिंग खबरों के बारे में बात करेंगे, कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग चीजें चल रही है, और आपको बता दें कि हम उसका एनालिटिकल ओवरव्यू आपके सामने पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि वास्तव में हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। इस तरह से हम इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारा सिलसिला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जो एमपी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जैसे ही उनकी सरकार सत्ता में आती है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ये फैसला भी होगा कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह ने बता दिया कि उनके यहाँ पर एमपी में जहां पर अगर उनकी सरकार जीतती है, बीजेपी के वापस मुख्यमंत्री ये बनते हैं, तो ये सभी को, पहले इन्होंने कहा कि सबको मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन देंगे, जिस तरह से बीजेपी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में और विजन मैनिफेस्टो में बता रही है कि सबको मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन मिलेगा। और आज शिवराज सिंह चौहान ने लिख दिया कि गरीबों को मात्र ये फ्री में वैक्सीनेशन देंगे। तो इस पर बीजेपी के नेता एक बार फिर झूठ बोलने लगे हैं। इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान के एक नेता ने किसी कांग्रेस किसी नेता या सांसद की बीवी पर उल्टे पुल्टे कमेंट्स किए थे, और आज शिवराज सिंह की फिर से ट्रोलिंग चल रही है जिसमें शिवराज सिंह ने गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन देने की बात की। इससे पहले बीजेपी चिल्ला चिल्ला के हर जगह पे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, विजन पत्र में बता रही है कि वो सभी को, पूरी देश की जनता को फ्री में वैक्सीनेशन देगी। तो शिवराज सिंह ने ऐसा क्यों लिखा कि सिर्फ गरीबों को फ्री में वैक्सीनेशन मिलेगा? ये सबसे ज्यादा खबरों में ट्रेंडिंग है। उसके बाद में बिहार में जुमलों की बाढ़ आ गई, जुमलों की और झूठे वादों की बारिश हो गई है एक तरह से, क्योंकि हमारे मोदी जी, जो हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, हमारे मोदी जी, जो हम सब के मोदी जी है, मोदी जी ने जाकर बिहार में रैलियों को संबोधन करना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल में वर्चुअली रैलियां कर रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ जाकर बिहार के सासाराम में और गया के गांधी मैदान में मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। झूठे झूठे वादे करने का सिलसिला मोदी जी का फिर से शुरू हो गया। मतलब मोदी जी अपने वास्तविक काम में दोबारा से लग गए। जब भी इलेक्शन आते हैं मोदी जी बहुत बिजी हो जाते हैं, मोदी जी का वास्तविक काम शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, पिछले कुछ वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे मोदी जी संसद में सबसे कम बोलने वाले प्रधानमंत्री अब तक के रहे हैं। मतलब संसद में कम बोलते हैं, संसद समिति में कम एड्रेस करते हैं और सड़कों पे और रैलियों में ज्यादा बोलते हैं। तो ये मोदी जी का अपना फोटे है कि वो संसद में कम बोलेंगे और सड़कों पे ज्यादा बोलेंगे। तो सड़कों वाला जो सिलसिला है मोदी जी ने शुरू कर दिया है। झूठे जुमले, झूठे वादे जो है उसकी बाढ़ आ गई है बिहार में, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आखिर मोदी जी ने ही कहा है कि हिपोक्रेसी की हद होती है, लेकिन इस बार मोदी जी की हिपोक्रेसी की कोई हद नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो मोदी जी एनडीए का प्रचार करने के लिए आए हुए हैं नीतीश कुमार जी की तरफ से, और मोदी जी खुद ये कह रहे हैं कि बिहार विकास का हकदार है। तो मैं पूछती हूं कि मोदी जी जरा ये तो बता दीजिए कि 15 सालों से बिहार में कौन शासन कर रहा है? करीब 13 सालों से, 13.5 सालों से नीतीश कुमार जी सत्ता में बने हुए हैं, जो एनडीए के साथ में, साझा सरकार में मोदी जी के साथ में है। इनके बारे में मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई थी पिछले वीडियोस में। और फिर भी मोदी जी कह रहे हैं कि बिहार विकास का हकदार है, और जो है बिहार में जो लोग हैं वो खुद का विकास कर रहे हैं। तो बिहार में ऐसा कौन है जिसने खुद का विकास किया है या खुद के परिवार का विकास किया है? ऐसा तो बिहार में कोई नजर नहीं आता। तो लगातार मोदी जी एक तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो है बिहार के विकास में, बिहार को समृद्ध करने में अपनी भूमिका निभाई, जबकि दूसरी तरफ जनता की एक आक्रोश, जनता की नाराजगी नीतीश कुमार जी को अपनी रैलियों में झेलनी पड़ रही थी। पत्थर मार मार कर जनता जो है अपने आक्रोश का, अपने रोष का, अपनी नाराजगी का परिचय दे रही है, जिसको नीतीश कुमार जी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मगर हमारे मोदी जी तो मोदी जी ही है, और मोदी जी ने लगातार झूठ बोलने का सिलसिला जो है एक बार फिर से इलेक्शन रैलियों में शुरू कर दिया है। और ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं मोदी जी, ऐसे ऐसे झूठ बोल रहे हैं
कि पूरा आरजेडी और कांग्रेस को कटघरे में लाकर मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, जबकि मोदी जी की खुद की साझा सरकार, जो नीतीश कुमार जी की खुद की साझा सरकार जो है कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और बिहार जो है विकास के नाम पर जो है नील बट्टे सन्नाटा बिहार की जनता को मिला हुआ है। बिहार का लगभग हर दूसरा व्यक्ति जो है दूसरे राज्यों में पलायन करता है। बिहार का हर दूसरा व्यक्ति दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार ढूंढता है। बिहार का हर दूसरा परिवार दूसरे राज्यों में जाकर उद्योग कर रहा है, या तो नौकरी कर रहा है या तो मजदूरी कर रहा है। तो मोदी जी से पूछिए कि मोदी जी आपने ऐसा कौन सा विकास कर दिया। और हिपोक्रेसी की अगर एक सीमा होती है तो आपकी हिपोक्रेसी की सीमा क्यों नहीं है मोदी जी। कुछ अंधभक्तों को कंबल में लपेट लपेट के इस वीडियोस में मारा जाएगा, लेकिन क्या करें, आपको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि आज की बातें जो है हम बिहार में दिए गए भाषणों पर बात करेंगे कि किस तरह से बिहार में भाषणों की जो है एक बाढ़ निकल आई है। झूठे जुमले, झूठे वादों की बाढ़ निकल आई है। और लगातार जहां भी मोदी जी पहुंचते हैं वहां पर झूठे जुमलों की तो बाढ़ लगी जाती है। आपको पता है पिछले 6 सालों में देश में कितने जुमले हकीकत में तब्दील हुए, इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मुझे शायद इसके बारे में डिटेल नहीं बात करनी है, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे ख्याल से रात निकल जाएगी और अभी तो हमने जस्ट शुरू किया है। तो गो बैक मोदी जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। बिहार में जिस तरह से मोदी जी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं तो बिहारी उनको गालियां दे रहे हैं। और बिहार की जनता में थोड़ा सा भी मोदी जी की लोकप्रियता को लेकर बिहार की जनता में थोड़ा सा भी उन्माद नहीं है, थोड़ा सा भी मोदी जी का यूफोरिया नहीं है, थोड़ा भी मोदी जी के लिए फैसिनेशन नहीं है, थोड़ा भी मोदी जी के लिए वेलकमिंग नोट्स नहीं है दिखाई दे रहे हैं बिहार की जनता की तरफ से। बस बिहार की जनता एक जिंदा लाश की तरह उनकी बातों को सुन रही है, और इसी वजह से शायद मोदी जी का कॉन्फिडेंस भी कम नजर आ रहा है। काफी सारी भाषण में कमजोरियां हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली तौर पर कि शायद मोदी जी बीमार है या उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कितनी हद तक अब मोदी जी के भाषण जो एक बार निकल पड़े हैं तो कैसे बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लगातार झूठे भाषणों की, झूठे जुमलों की मोदी जी जो है पूरी भरमार लगा देने वाले हैं। और किस तरह से मोदी जी ने यह भी कहा है कि बिहार में जो है बिहार की जनता बीमारी और जो है बुखारी का गढ़ है, और तो बीमार जो है वो तो मोदी जी ने कर ही दिया है, नीतीश कुमार जी ने। मेरा कहने का मतलब है मोदी जी के साथ जो साझा सरकार में है, और आज तक भी 15 सालों में जो एक एक्यूट एन्सेफेलाइटिस का जो है इलाज, एक चमकी बुखार आता है, तो उसका इलाज आज तक 15 सालों में नहीं किया, जबकि 15 सालों में हर साल चमकी बुखार आ रहा है। लेकिन बिहार की जनता से मोदी जी को या नीतीश जी को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ जुमले देने में मास्टर है। नीतीश कुमार जी भी अपनी बात तो करते नहीं है, 15 साल पहले की जो सरकारें थी उसी की बातें रैली में कर रहे हैं, इसीलिए शायद नीतीश कुमार जी को भी पत्थर खाने पड़ रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि गेट आउट मोदी हो गए हैं, मोदी जी को गेट आउट कह दिया है बिहार की जनता ने। पहले तो बिहार की जनता ने ये भी ट्रेंड चलाया था कि मोदी जी जैसे ही आएंगे तो मोदी जी अमित शाह को बिहार में आना अलाउड नहीं है, लेकिन जैसे वैसे मोदी जी जा रहे हैं रैलियों में, और पब्लिक का सेंटीमेंट तो उनको मिल नहीं रहा है। वो अपनी मर्जी से ही कुछ भी बोलकर आ जाते हैं, और एक नया हिपोक्रेसी का पहाड़ खड़ा कर दिया है मोदी जी ने। उसके बाद में अर्नब गोस्वामी के लिए भी एक ट्रेंड चल रहा है, जो भी मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड बताए जाते हैं, तो अर्नब गोस्वामी के लिए ट्रेंड चल रहा है #रिपब्लिक विच हंट। जिस तरह से रिया के लिए विच हंट चलाया था, जैसे अंधभक्त मानते हैं या कुछ महान लोगों को ऐसा लगता है, तो अब जो है अर्नब गोस्वामी के लिए भी रिपब्लिक विच हंट चल रहा है, जिसमें अर्नब गोस्वामी के 100 जो करस्पॉन्डेंट्स है, संवाददाता है, उनके खिलाफ FIR हो गई है। और FIR ऐसी वैसी नहीं है, शायद 100 की 100 लोग अंदर भी हो जाए, सारे जो उनके नाचते कूदते रहते हैं, जो कूदते कूदते रिपोर्टिंग करते हैं, वो बंदर शायद अंदर भी हो जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस शायद इनको 100 रिपोर्टर्स को जेल में बिठा दे, 100 के 1000 रिपोर्टर्स को भी जेल में बैठा सकती है। जिस तरह से परमवीर सिंह के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी का चैनल बोल रहा है कि परमवीर सिंह को कुछ काम धंधे नहीं है, टॉप कॉप होने के बावजूद भी वो षड्यंत्र कर रहा है, साजिश कर रहा है रिपब्लिक चैनल के लिए। मतलब क्या अर्नब गोस्वामी होम मिनिस्टर बन गए हैं कि परमवीर सिंह जो इतने फालतू, नाकारा और निकम्मे हो गए हैं कि वो अर्नब गोस्वामी के लिए षड्यंत्र चलाएंगे बैठ के, और अर्नब गोस्वामी से खुंदक पालेंगे और दुश्मनी निकालेंगे। ऐसे तो दिन परमवीर सिंह के नहीं आए, जो महाराष्ट्र के टॉप कॉप है। तो खैर ये तो
परमवीर सिंह ज्यादा अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि परमवीर सिंह जो है मुंबई के टॉप कॉप जो है सबसे नंबर 1 पुलिस ऑफिसर, वो उनके चैनल में आके बताएंगे, वो पता चल जाएगा हम लोगों को क्या है। लेकिन ये एक अलग से ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद में कंगना रनावत के लिए ट्रेंड चल रहा है, जिसमें चुप कर कंगना करके ट्रेंड चल रहा है। कंगना रनावत ने बताया कि झांसी की रानी का भी जो है किला टूटा था और उसका भी घर टूट गया है, और 2 करोड़ जो है उसने मांगा था। बीएमसी ने एक फूटी कौड़ी अभी तक दी नहीं है, और कंगना का घर टूट गया। कंगना ने फिर रोना धोना नाटकबाजी शुरू कर दी है, और ये नाटकबाजी कंगना डे टू डे बेसिस पे करती रहती है, क्योंकि अगर नाटकबाजी नहीं होगी तो फिर पब्लिक को मजा कैसे आएगा। अगर मैं आपको सीधी सीधी बातें बताऊंगी बैठ के तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। वैसे ही कंगना जो है उसको सीधी बात तो करते आती नहीं, नाटकबाजी के अलावा एक्टिंग लाइन में दूसरा कुछ सीखने के लिए मिला नहीं है उसको पिछले करियर के 15-16 सालों में। तो अब कंगना जो है वो, सॉरी 1 मिनट का टाइम देना मुझे, कंगना जो है वो लगातार नौटंकी कर रही है, और उसकी नौटंकी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और नौटंकी के चलते कंगना लगातार अपने जो है ट्वीट्स सरेआम दे रही, जिसके लिए कंगना बुरी तरह से डरी भी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट्स उन्होंने बेधड़क बैकऑफ होके फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, जो कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री के तोप है, तोपों के लिए उन्होंने जिस तरह से बात की है कंगना ने, और अपने आप को झांसी की रानी बता देती है, कभी अपने आप को वीर सावरकर बना देती है कि वीर सावरकर को भी सही सच बोलने के लिए जेल में डाल दिया था। तो कहीं ना कहीं कंगना जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेरनी कहती है, और फिल्म लाइन के लोगों के लिए और महाराष्ट्र शासन के लिए, महाराष्ट्र सरकार के लिए लगातार बेखौफ होके बोलती रहती है। आज की डेट में लगता है वो भी हिपोक्रेसी में कहीं ना कहीं संलिप्त है और चूहिया बन गई है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेरनी जो है आजकल चूहिया जैसा बर्ताव कर रही है, और वो उसको कहीं ना कहीं पता है कि जैसे 26 और 27 अक्टूबर को कहा गया है, समन किया गया है, कंगना, उनकी बहन भी रंगोली चंदेल बताया जाता है जिनका नाम, वो भी कुछ ज्यादा ही बात करती है, तो दोनों को जो है समन बुलाया गया। और इस बार मुंबई पुलिस ने कहा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको इस बार कोई बहाना नहीं करना है, बिना बहाने के आपको पुलिस के सामने पेश होना है और जांच में आपको सहयोग करना है। इसी वजह से कंगना रनावत जो है बुरी तरह से डरी हुई है, सहमी हुई है, और सेल्फ प्रोक्लेम्ड शेरनी जो अपने आप को बुलाती है वो अब लोमड़ी की तरह बातें कर रही है, जो ट्रेंड चल रहा है। तो इसीलिए एक बड़ा फेमस चैनल है उसने ये मुहिम चलाई है, हैशटैग चुप बैठ कंगना करके। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। हम आपको बताते हैं ट्रेंड के साथ साथ थोड़ी सी अब खबरों के विश्लेषण की तरफ जाते हैं। हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी के चैनल को एक बार फिर से हाईकोर्ट ने लताड़ लगा दी है, और हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी के मरने के बाद भी आप लोग संवेदनहीन हैं और आप लोग भावनाहीन बातचीत करते रहे। एक जवान एक्टर की, एक स्टार की डेथ हो गई है, सुसाइड हो गया, चाहे अबेटमेंट टू सुसाइड है, चाहे मर्डर हो, लेकिन आपका चैनल चिल्ला चिल्ला के जो है किसी को हत्या के लिए सर्टिफिकेट बांट रहा है, किसी को आपका चैनल अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए सर्टिफिकेट बांट रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड को या किसी के प्राइवेट मोमेंट्स को आपका चैनल दिखा रहा है। सुशांत और उनकी गर्लफ्रेंड के प्राइवेट मोमेंट्स आपका चैनल दिखा रहा है, और आपके चैनल के पास में क्या ये राइट्स है, क्या आपके पास में ये अधिकार है, क्या ये आपका अधिकार क्षेत्र है, किसी को आप बिना आईपीसी की धारा लगाए और बिना किसी सबूत के आप किसी को भी आपके चैनल पे कसूरवार ठहरा कर आप उस पर लंबे लंबे डिबेट्स करने लगते हैं और लंबे लंबे सर्टिफिकेट्स आप जो है रोज रोज बांट रहे हैं। तो हाईकोर्ट ने एक बार फिर से जम के लताड़ लगाई है अर्नब गोस्वामी को। मैं आपको बता दूं, इसके पहले अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है रिपब्लिक चैनल, उसको उन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, अगर आपको आपकी सुनवाई करनी है तो आपको मुंबई हाईकोर्ट में ही जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट को नजरअंदाज या हाईकोर्ट की अवहेलना हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी के यहां से याचिका करता और अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक चैनल को बताया। उसके बाद में
ये जो हाईकोर्ट का शिकंजा तो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर है ही, साथ साथ अब महाराष्ट्र पुलिस भी बुरी तरह से अर्नब गोस्वामी के चैनल के पीछे पड़ गई है। शायद बैठे बैठे लोगों को मर्डरर का और अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए सर्टिफिकेट बांटने का अर्नब गोस्वामी को अब जाकर कहीं पर फलसफा मिल गया है, और शायद ऐसा तो होना ही था एक ना एक दिन अगर ये सब बात है तो। टाइम्स नाउ के सी वोटर ओपिनियंस पोल के अनुसार, टाइम्स नाउ के सी वोटर ओपिनियन पोल्स के अनुसार बता रहे हैं कि लोग नीतीश कुमार से नाराज जरूर है, लेकिन आज की डेट में अगर इलेक्शन हो जाए तो एनडीए को 34.4% मिलेंगे और यूपीए को जो है 31.8%, 32% मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर एनडीए फिर भी आगे रहेगा, जिसमें रामविलास पासवान की पार्टी भी है, जिसको बार बार स्टेज से मोदी जी बता रहे थे कि हमारे मतलब जीवन के अंतिम क्षण तक रामविलास पासवान जो है हमारे मित्र रहे हैं, ऐसा मोदी जी ने स्टेज से कहा है। बिहार में गया में जब गए थे, गया के गांधीनगर के स्टेज से उन्होंने कहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद ये राजनीतिक रणनीतियां जो है मोदी जी की वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए शायद नीतीश कुमार जी चुप है। जहां पर नीतीश कुमार जी एलजेपी को बाहर कर चुके हैं, एलजेपी के खिलाफ मोदी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा, और एलजेपी के जो सबसे वरिष्ठम नेता, जो दिवंगत वरिष्ठम नेता है, उनके लिए मोदी जी ने उनको अपना जिगरी यार बता दिया। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को भी अब जाकर कहीं अंदाजा लग गया होगा कि अब वास्तव में एलजेपी और बीजेपी दोनों की क्या मिलीजुली तिकड़म है, और नीतीश कुमार जी को किस तरह से अंधेरे में रखा जा रहा है, इसके बारे में शायद नीतीश कुमार जी को शायद कल पता लग गया हो। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से मोदी जी ने कांग्रेस को और जिस तरह से आरजेडी को निशाना बनाया है, आरजेडी पे कड़ी टिप्पणियां की है, कड़े आक्रमण किए हैं, उसी तरह से जो है एलजेपी के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा एलजेपी को ये बता दिया कि एलजेपी के जो रामविलास पासवान जो दिवंगत नेता है, जिनके 2 हफ्ते पहले जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए बेस्ट फ्रेंड बता दिया है। और बताया जाता है कि नीतीश कुमार की सीटों को कम करने के लिए ही चिराग पासवान को जो है नीतीश कुमार से लड़वाया है मोदी जी ने, और चिराग पासवान को जो है जेडीयू से अलग किया है, मतलब एनडीए से अलग करा है, और चिराग पासवान अब अपनी इंडिपेंडेंट सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मोदी जी ये बताना भूल गए हैं कि जरूर वो 15 सालों से एनडीए की सरकार लेके चल रहे हैं बिहार में, लेकिन आज बिहार में 50% से ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, और ऑफिशियल फिगर्स जो बताए गए हैं वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स पे 46.3% जो है ऑफिशियली जो है अनएम्प्लॉयड लोग बताए जा रहे हैं बिहार में। और भी लोग यहाँ वहां कहीं होंगे, पता नहीं है। और बताया जा रहा है कि बीजेपी ऐसा बता रही है, मोदी जी ऐसा बता रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है, एनडीए की सरकार आती है, तो 3 लाख करोड़ शिक्षकों की भर्ती करेंगे, 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और वैक्सीन फ्री में बांटेंगे, कोरोना की वैक्सीन फ्री में बांटेंगे। मोदी जी ने यहां तक बता दिया है कि अगर एनडीए की सरकार आती है, जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो का लोकार्पण किया, उन्होंने बताया कि तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, और बिहार को जो है एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अलग अलग तरीकों से कोई सिंचाई के लिए पानी देना चाह रहा है, और चिराग पासवान तो नदियों को जोड़ने की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी वाली जो स्कीम है, नदियों को जोड़ने की बात कहते हैं। तरह तरह की बातें जो है जुमले पे जुमले बीजेपी वाले दिए जा रहे हैं, खासकर मोदी जी जुमले पे जुमले दिए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं। और परिवारवाद का जो कांग्रेस का एक लूफॉल है, उसके बारे में मोदी जी बोलना नहीं भूलें, जबकि मोदी जी ने अपने खुद के परिवार को नहीं संभाला, परिवारवाद तो दूर की बात है। ऐसा बिहार के लोग बैठ के बता रहे हैं, और बिहार के लोग बैठ के इस तरह की गालियां मोदी जी को दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि तेजस्वी यादव की रैलियों में काफी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जो है बिहार में चरम पर है। तेजस्वी यादव जो है लगातार भीड़ में जो है उनका यूफोरिया आप देख सकते हैं, उनका यूफोरिया, उनका फैसिनेशन भीड़ के अंदर, एक भीड़ के सेंटिमेंट्स को कैच कर रहे हैं तेजस्वी यादव। भीड़ तक अपनी बातें कुछ भोजपुरी में कुछ बिहारी में बोलने के लिए, ऐसे तो मोदी जी ने भी भोजपुरी में बोलने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है
तेजस्वी यादव ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा पब्लिक के बीच में लोकप्रिय नेता नजर आ रहे हैं सारी की सारी रैलियों में। और तेजस्वी से इस तरह से भीड़ जो है आकर्षित है कि पूरी तरह शोर शराबा है और एक अलग ही किस्म का जो है वेलकम उनको हर जगह पे हो रहा है, अलग ही किस्म का वेलकमिंग शोर पब्लिक में देखने के लिए मिल रहा है। और लाखों की भीड़ तेजस्वी की रैलियों में उमड़ रही है। उसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो बूढ़े हो, हर तरह की भीड़ जो है तेजस्वी की रैलियों में हमें नजर आ रही है। और हर तरह की भीड़ जो है वो तेजस्वी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और तेजस्वी ने बताया है कि वो सब कुछ सच बोलेंगे क्योंकि उनको लंबी राजनीति करनी है। तेजस्वी ने यह भी बताया है कि 10 लाख जो पहली कैबिनेट में वो 10 लाख नौकरियों के लिए हस्ताक्षर करेंगे, वो कैसे करेंगे। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार का बजट जो है वो 2,13,000 करोड़ रुपए है। 2,13,000 करोड़ रुपए जो बिहार की सरकार का बजट है, उसमें से ऑलरेडी जो है 4.5 लाख नौकरियों के रिक्त स्थान खाली पड़े हुए हैं जिनको भर देंगे। और भी जो एडिशनल नौकरियां हैं, अगर वो नहीं देंगे, अगर उस तरह की नौकरियां हम लोग नहीं पैदा करेंगे तो बिहार में विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा झूठ बोला है, ना तो बिहार में शिक्षा है, ना तो बिहार में हॉस्पिटल्स है, ना तो बिहार में नर्सेज और कंपाउंडर्स है, मतलब ना ही बिहार में डॉक्टर्स है। पुलिस कर्मियों की भी बिहार में बहुत कमी है। उन्होंने बिहार की तुलना सिक्किम और मणिपुर जैसे पिछड़े हुए राज्यों से कर दी। उन्होंने कहा है कि छोटे छोटे राज्यों में भी ज्यादा पुलिसकर्मी बिहार से ज्यादा काम करते। तो बिहार तो इतना क्षेत्रफल में बड़ा है, पॉपुलेशन वाइज इतना ज्यादा बड़ा स्टेट है, तो बिहार की स्टेट में नौकरियों की कमी क्यों है? शायद यही रीजन है कि बिहार का विकास नहीं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी हमेशा झूठ बोलते आए हैं कि बिहार जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है, यहाँ पे समुद्र नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि लेट्स कंपेयर बिहार विद पंजाब, विद हरियाणा, विद राजस्थान। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब भी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, लेकिन लैंडलॉक्ड स्टेट्स होने के बावजूद भी उनका बहुत अच्छी तरह से विकास हुआ है। और बिहार हमेशा पिछड़ा हुआ राज्य ही रहा है। उन्होंने बताया है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बिहार के मजदूरों को, बिहार के कामगारों को, बिहार के युवाओं को उनकी मंजिल नहीं मिली, जबकि बिहार की सरकार डबल इंजन पे चल रही थी और मंजिल कभी नहीं मिल पाई। उसके बाद में उन्होंने बताया कि जो बिहार की जनता है वो बहुत ज्यादा मेहनत कश है और उनको बाहर पलायन करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जो मजदूरों को खाना, मोदी जी कहते थे कि मजदूरों को खाना दिया जा रहा है या इतने लाख लोगों को खाना खिला रहा है, जैसे नीतीश कुमार जी अपने आप को राशन बाबू कहलाना पसंद करते हैं या राशन वाला जो भी उनका नाम था। तो वो कह रहे हैं कि अगर बिहार की जनता को खाना मिल जाता तो बिहार की जनता खाना खाने के लिए, कमाने के लिए बाहर क्यों जाती। तो बिहार की जनता को क्योंकि खाना नहीं मिला है, इसीलिए बिहार की जनता बाहर गई है। नीतीश कुमार जी जो कहते हैं कि बिहार की जनता को खाना दिया जा रहा है, तो वो झूठ कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि भुखमरी जो है सबसे बड़ा आतंकवाद है बिहार में। बिहार में कोई और बाहर का आतंक नहीं है, भुखमरी जो है बिहार की जनता का सबसे बड़ा आतंकवाद है। और बिहार के मजदूर जब रोड पे थे तो सरकार ने मुंह मोड़ लिया था। इसी बात से आप समझ जाइए कि सरकार क्या खाना खिलाएगी बिहार की जनता को। जब बिहारी इतने ज्यादा मात्रा में रोडों पे थे, तब बिहार के जो सुशासन बाबू अपने आप को कहलाते हैं, जो कुशासन बाबू है एक्चुअल में, तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने और सरकार ने बिहार के मजदूरों से अपना मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने ये बताया कि लालू यादव की तस्वीर तो नीतीश कुमार जी ने भी 2015 के इलेक्शंस में नहीं रखी थी, मगर लालू यादव की तस्वीर की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव बिहारी के दिल में बसते हैं, हर बिहारी जनता के दिल में राज करते हैं लालू प्रसाद यादव। और अब बिहार की जनता समझ चुकी है कि सामाजिक न्याय में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता को आगे बढ़ाया था, बिहार की जनता को सामाजिक न्याय दिलवाए थे, उसी तरह से अब जो है लालू प्रसाद यादव के बाद
उनका बेटा आकर आर्थिक न्याय बिहार की जनता को दिलवाएगा। ये दौर जो है आर्थिक न्याय का दौर है। आर्थिक न्याय जनता को मिलना सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम स्तर पे आर्थिक न्याय जनता को दिया जाना ही एक मुख्यमंत्री का फर्ज होता है, जिसको तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो भली भांति निभाना जानते हैं। वो अपनी जिम्मेदारी आर्थिक न्याय दिलाने की भली भांति जानते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो बिहार में लोग जो राजनीति हो रही है वो झूठी राजनीति हो रही है, झूठे वादे किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ना बिहार में इंडस्ट्री है, ना बिहार में किसी तरह के आर्थिक या किसी तरह के शैक्षणिक प्रशिक्षण लोगों को दिया जा रहा है। बिहार के लोग जो भी पढ़ते हैं वो एक 2, 4, 5 हजार में जो भी BA BCom की डिग्री आती है लोग वही लेते हैं। बिहार में टेक्निकल कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की बहुत कमी है। तो उन्होंने ये भी बताया कि बिहार में वो टेक्निकल शिक्षा पर ध्यान देंगे और बिहार में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या वो बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को लालू प्रसाद यादव जेल से रिलीज हो रहे हैं। उनकी सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई है। रिलीज होने के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन है वो भी उनका पूरा हो गया है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख का उनका बर्थडे भी है, तेजस्वी यादव का बर्थडे भी है, इसीलिए वो बता रहे हैं कि मेरा बर्थडे और लालू प्रसाद यादव की रिहाई का जश्न जो है जीत के जश्न के साथ में 10 तारीख को साथ में मनाएंगे। उन्होंने कहा है कि 10 तारीख को हमारी पार्टी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं NCRB के आप डाटा देख लीजिए, जब मैं क्राइम डिपार्टमेंट में था तो मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है। तो इस तरह से हम लोग ईमानदार हैं। लालू प्रसाद जी को साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी की पार्टी और नीतीश कुमार जी क्रिमिनलों के साथ है, मंजू वर्मा जिसने लड़कियों का यौन शोषण कराया था मुजफ्फरनगर के आश्रम में, और मंजू वर्मा जैसे लोगों को टिकट देकर अपनी असलियत नीतीश कुमार ने बता दी। नीतीश कुमार जैसे लोगों ने अपनी असलियत बता दी, जिस तरह से वो मंजू वर्मा जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार की जो बजट होता है, बिहार की सरकार का जो बजट होता है उसका 40% बिहार की सरकार वापस कर देती है। मतलब पूरी तरह से बिहार की सरकार का जो बजट बताया जाता है वो बिहार की सरकार का जो है इस्तेमाल, बिहार की सरकार उसको इस्तेमाल नहीं करती है और उसको वापस क्यों लौटा देती है। उन्होंने कहा कि जो 40% पैसे जो लौटा देती थी, लगभग 80,000 करोड़ रुपए आते हैं 2,13,000 का, 40% मतलब लगभग 80,000 करोड़ रुपए होते हैं। 80,000 करोड़ रुपए बिहार की सरकार केंद्र सरकार को वापस लौटा दिया करती थी, जो बिहार की तरक्की में बाधा थी और एक हिंड्रेंस बिहार की तरक्की में था। उन्होंने बताया है कि बिहार की तरक्की की कसम हमने खाई है और बिहार को विशेष राज्य का अधिकार दिलाने के बिना वो चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन चाहे वो कुछ भी काम करे, उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है, चाहे वो जीते या हारे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर है। उनकी पॉपुलैरिटी, उनका यूफोरिया, उनकी लोकप्रियता जो है बिहार की जनता में जहां भी वो जा रहे हैं रैली में, बिहार की जनता में देखा जा सकता है। और बिहार की जनता नारेबाजी और चिल्लाहट के साथ में, एक एक्साइटमेंट के साथ में उनको वेलकम कर रही है और वो सबसे ज्यादा फेवरेट जनप्रतिनिधि समझे जा रहे हैं, जो कि मोदी जी से भी ज्यादा उनकी लोकप्रियता जनता के बीच में नजर आ रही है। उनके भाषण, उनका जो सेंटिमेंट है वो जनता के दिलों तक पहुंच रहा है और जनता उनके सेंटिमेंट्स को समझ पाने में सक्षम हो पा रही है। जनता उनके सेंटिमेंट्स को पूरी तरह से अपना रही है, उनकी बातों को दिल से सुन रही है। और उन्होंने जिस तरह से जब मजदूर सड़कों पे पैदल चल रहे थे उस बात को उन्होंने बताया था, वो काफी भावनात्मक हो गए थे, काफी इमोशनल हो गए थे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ में जो साजिश की, लालू प्रसाद ने हमेशा बिहार को उच्चतम स्तर दिया और बिहार का जो भी आज डेवलपमेंट है वो लालू प्रसाद यादव की वजह से ही नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिसने 15 सालों में काम नहीं किया उसको 5 साल और क्यों देना चाहिए, और 5 साल उनको देने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि जैसे ही हमारी सरकार आती है वैसे ही हम युवाओं के लिए काम करेंगे। अगर बिहार की सरकार युवाओं के लिए काम नहीं कर सकती है तो बिहार की सरकार को यह बताना चाहिए था कि आखिर बिहार की सरकार ने पैसा कहां डाला। बिहार जो है घूसखोरियों का और दुष्टों का अड्डा बन गया है, क्राइम का अड्डा बन गया है, बिहार गरीबी का अड्डा बन गया है, बिहार
इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कुशासन बाबू नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। तो इस तरह से जो है तेजस्वी यादव ने आज अपनी सभाओं में बताया। और वही नहीं, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हैशटैग असंभव नीतीश का ट्रेंड चलवा रहे हैं। एक तरफ तो तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी का ट्रेंड है, दूसरी तरफ असंभव नीतीश का ट्रेंड जो है चला रहे हैं चिराग पासवान। ऐसा बताया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है बहुत ज्यादा खफा है। चिराग पासवान ने कहा है कि जितने भी घोटाले नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में हुए, मैं सारे घोटालों की जांच करवाऊंगा और जितने भी नेता और जितने भी घोटालेबाज लोग हैं उनको जेल का रास्ता दिखवाऊंगा। उन्होंने बताया है कि अफसरशाही जो है बहुत ज्यादा बिहार में है और जो नीतीश कुमार जी की वजह से अफसरशाही बिहार में फैल रही है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जो है बिहार की जनता की शिक्षा के लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अगर बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को अगर बाहर भी जाना है, बाहर जाकर भी अगर काम करना है तो वो मजदूर बनकर काम ना करे, वो शिक्षित स्तर पे काम करे, वो एक शिक्षित पोस्ट पे शैक्षणिक कह सकते हैं माहौल में काम करे, वो एक पढ़े लिखे पोस्ट पर काम करे, वो एक उम्दा हालातों में, उम्दा कार्यालयों में, उम्दा प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में काम करे। ये चिराग पासवान का बिहार की जनता से प्रॉमिस था। ऐसा ही नहीं बल्कि राहुल गांधी जी ने भी जो है, एक तरह से बता सकते हैं कि कल राहुल गांधी जी और मोदी जी की लड़ाइयां हो रही थी, एक तरह से समझ जाइए। जिस तरह से बिहार में दोनों की रैलियों में दोनों ने भाषणबाजी की। राहुल गांधी जी ने कहा है कि मोदी जी सिर्फ झूठे वादे करते हैं, झूठी झूठी बातें करते हैं, जनता की जेब में से पैसा निकाल कर अमीरों का कर्ज माफ करते हैं। राहुल गांधी जी ने यह भी बताया कि मोदी जी ने हमेशा जनता को टैक्स के लिए लूटा है और जितना भी कर्ज है उनके पूंजीपतियों का, उनके दोस्तों का, उनके अडानी अंबानी का, उन सब का कर्जा मोदी जी जाकर माफ कर देते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मोदी जी से पूछेंगे चाइना के बारे में तो मोदी जी जवाब नहीं देंगे, अगर मोदी जी से पूछेंगे जीएसटी के बारे में तो मोदी जी जवाब नहीं देंगे, अगर मोदी जी से पूछेंगे नोटबंदी के बारे में तो मोदी जी जवाब नहीं देंगे। मोदी जी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं और सिर झुका लेते हैं, लेकिन जनता के बीच में सिर झुकाने के बाद में जो है मोदी जी वापस पीएम ऑफिस जाकर अडानी और अंबानी के लिए ही काम करते हैं। गरीबों के लिए काम करना मोदी जी के बस की बात नहीं है। राहुल गांधी ने बताया कि मोदी जी की जो ये बीजेपी सरकार है, ये झूठ की सरकार है, ये छल की सरकार है, ये हिपोक्रेसी की सरकार है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो देश की जीडीपी को कभी कम नहीं होने देते और कोरोना को कभी बढ़ने नहीं देते। मोदी सरकार जो है कोरोना को हैंडल करने में भी असफल सरकार बन गई है और इस तरह की सरकार को सत्ता में रहने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि मोदी जी हमेशा बिहार की जनता को देश की जनता को इमोशनल फूल बनाते हैं। तो खैर ये सारी बातें हैं राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में, जहां पे बिहार के नवादा जिले से एक तरफ राहुल गांधी जो है महागठबंधन के लिए अपनी रैली में एड्रेस कर रहे थे और बिहार की जनता को समझा रहे थे कि एक्चुअली मोदी जी किस तरह से काम करते थे। वहीं दूसरी ओर बिहार के सासाराम में और गया के गांधी मैदान में मोदी जी उसी तरह के जुमलों की बारिश कर रहे थे। बिहार की जनता जुमलों की बारिश में भीग चुकी है, बह चुकी है, बह के वापस लौट कर आ गई है और ये बिहार की जनता के हाथ में है कि जाकर किसको वोट देना है, जुमलों की सरकार को या वास्तविकता को वोट देना है। यही नहीं, जबकि महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की नेता है बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती ने भी बताया है कि मोदी जी को शर्म आनी चाहिए जो हमेशा पुलवामा और लेह लद्दाख की गालवान घाटी में शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं। मोदी जी के पास 370 के अलावा, पुलवामा के अलावा और अब जाके लेह की गालवान घाटी में हुए शहीदों के अलावा दूसरा वोट मांगने का जरिया नहीं है। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। और ऐसा ही कुछ राहुल गांधी ने बताया कि ये तो बिहार की जनता की बेइज्जती है और मोदी सरकार को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है जो शहीदों के खून से रंगे कफन पे और शहीदों की शहादत पे और हमारे बिहार के वीरों की मातृभूमि के लिए प्राण त्याग देने में भी
जो है वोट मांगने का जो है मौका मोदी जी नहीं छोड़ते हैं। मतलब इतने ज्यादा मोदी जी मौका परस्त हैं। और महबूबा मुफ्ती ने भी बताया कि जिस तरह से 370 हटाकर मोदी जी ने कश्मीर की जनता को परेशान किया हुआ है। उन्होंने बताया कि कश्मीर की जनता के हक के लिए वो लड़ेंगी और जब तक उनका हक उनको वापस नहीं मिल जाता वो किसी भी तरह की राजनीति या चुनाव में इंटरेस्टेड नहीं है। वो चाहती है कि बिहार की जनता में खुशहाली हो, बिहार की जनता में जो है एक तरह से उनके अधिकार उनको वापस मिले, बिहार की जनता की कश्मीर की जनता की जो जिंदगी है वह वापस पटरी पर लौटे और कश्मीर की जनता भी खुशहाली के साथ जी सके, ऐसा महबूबा मुफ्ती ने कहा है। मतलब सभी तरह से लगातार, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे महबूबा मुफ्ती जी हो, सभी लगातार अटैक कर रहे हैं मोदी जी पर। और ये फैसला जो है अब शायद मोदी जी के हाथ से निकल गया है। शायद लोग समझ गए हैं कि अब देश की जनता को जुमलों की जरूरत नहीं है, देश की जनता को अनाज की जरूरत है, देश की जनता को रोजगार की जरूरत है, देश की जनता को नौकरियों की जरूरत है और देश की जनता को शिक्षा की जरूरत है और कोरोना से बचने की भी जरूरत है। सोशल मीडिया पे कल ये भी ट्रेंडिंग चल रहा था कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा झूठ ये है कि जहां पर एक तरफ शिवराज सिंह बता रहे हैं कि गरीबों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगा, वहीं बीजेपी लगातार नॉन स्टॉप अपने चुनावी मैनिफेस्टो में फ्री में वैक्सीनेशन देने की बात कर रही है। तो जहां पर एक मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहा है, दूसरा मंत्री कुछ और बोल रहा है, केंद्रीय मंत्री, तो फिर वास्तव में सच्चाई क्या है और ये क्या लोगों को, बिहार की जनता को और देश की जनता को, चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, चाहे पश्चिम बंगाल की जनता हो, तो ये बीजेपी सरकार जो है झूठ बोलकर वोट लेना चाहती है या वोट पाने की साजिश में फिर से बीजेपी सरकार क्या लगी हुई है। तो ये खैर सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई। हमारी जो बातचीत का सिलसिला है इसी तरह से चलता रहेगा। आप हमारे वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो आपने इतना ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियोस को शेयर किया है, लगातार शेयर किया है। मैं आपसे कहूँगी कि आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। और हमारे यूट्यूब चैनल को सजेस्ट भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को, जिससे हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके और इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हम लोग कर सकें कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है।